हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। बिजनेस स्टडी दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश, क्लास 11th यूनिट 7 पर अभी हम हैं, क्योंकि यूनिट 2 के में जब हम कंपनी पढ़ रहे थे तो उसी के साथ हमें फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का चैप्टर या टॉपिक पढ़ना ज़रूरी था, तो इसलिए हमने उन दोनों को एक साथ कर दिया है और इस वीडियो के थ्रू हम उनको सीखेंगे। तो उसमें अभी हम जो थे उस समय वो हम थे लास्ट वीडियो में जो मैंने अभी की थी, इससे पहले जो अपलोड की थी, उसके अंदर हम थे कि फॉर्मेशन कैसे होता है, फॉर्मेशन में प्रमोशन कैसे होती है, प्रमोशन में प्रमोटर क्या करता है, प्रमोटर के क्या क्या कार्य होते हैं, वो हमने देख लिए थे। तो आज हम देखेंगे कि प्रमोटर जब अपनी उस पूरी स्टडी को कर लेता है, उन सारी चीज़ों को जो शुरू में रिक्वायरमेंट होती है उनको पूरा कर लेता है, तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जिनको वो सबमिट करेगा सो दैट एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो सके और उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल सके। ठीक है, तो उसके लिए वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेगा वो आज इस वीडियो में देखेंगे। और उसमें आज की वीडियो का जो मेन कंसंट्रेशन है वो MOA पर है, मतलब कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर। आज हम इस वीडियो के थ्रू इसी को समझेंगे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है किसी भी कंपनी के लिए, क्योंकि इसी में वो सारी चीज़ें लिखी होती हैं जिनके बेस पर कंपनी का भविष्य निर्धारित होता है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एज इट डिफाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। कंपनी किस उद्देश्य के लिए बनी है वो इसमें लिखा होता है। ये बाहरी संबंधों को बताता है, एक्सटर्नल रिलेशनशिप को हमें एक्सप्लेन करता है कि एक कंपनी का बाहरी संबंध क्या होंगे, उसके बाहर से जो भी लोग हैं उनके साथ उसके क्या रिलेशनशिप होंगे, वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हमें बताता है। नो कंपनी कैन लीगली अंडरटेक एक्टिविटी दैट आर नॉट कंटेन्ड इन इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नहीं लिखी है, वो कंटेन नहीं करता, कंपनी उसको नहीं कर सकती। ठीक है, कोई भी कंपनी ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकती जो उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है आप ये समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन 5 क्लोज उसके अंदर हैं। उन 5 इंपॉर्टेंट क्लोजों को हम एक एक करके समझेंगे। पहला हमारे सामने आता है, ये है नेम क्लोज, जिसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जब हमने देखा था कि प्रमोटर किस तरीके से कंपनी को फॉर्म करता है। तो जब वो फिजिबिलिटी स्टडी कर लेता है तो उसके बाद उसको नाम अप्रूवल लेना होता है, नेम अप्रूवल लेना होता है, तो वो वही नेम क्लोज है। तो ये हमने वहाँ पर भी पढ़ा था कि वो कोई भी ऐसा नाम नहीं चूज़ करेगा जो किसी दूसरी कंपनी से बिल्कुल मिलता जुलता हो या उसके बहुत पास हो, वो मिसलीड करता हो, वो भी नहीं होना चाहिए, और वो सरकारी संस्थाओं से संबंधित नाम भी नहीं रख सकता जो वायलेशन करता है हमारे जो संविधान है उसको। तो ऐसा कोई भी नाम कंपनी में नहीं रख सकती। तो ये कुछ सर्टेन कंडीशन है, आपने देखा था वहाँ पर कि 3 नामों का उसको ऑप्शन देना होता है जब वो नेम अप्रूवल लेता है। तो उन 3 नामों में से किसी एक को जो भी अवेलेबल होता है रजिस्ट्रार उनको दे देता है उन तीनों में से। ठीक है, तो सबसे पहले नेम क्लोज होता है जहाँ पर लिखा जाता है कि कंपनी का नाम है और उसका अप्रूवल पहले ही ले लिया जाता है। सेकंड आता है हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज। तो ऑब्वियसली ये नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें क्या लिखा होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस की डिटेल। दिस क्लोज कंटेन द नेम ऑफ द स्टेट। देखिए क्या होता है इसके अंदर, नेम ऑफ द स्टेट in which the registered office of the company is proposed to be situated। सिर्फ स्टेट बतानी है, अभी एग्जैक्ट एड्रेस नहीं बताना, पहले आपको स्टेट बतानी पड़ेगी। द एग्जैक्ट एड्रेस जो है ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस मस्ट बी नोटिफाइड टू द रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज। देख लीजिए, इसको समझ लीजिएगा कि 30 डेज के अंदर अंदर जब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी को मिल गया है, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको एग्जैक्ट एड्रेस बताना पड़ेगा। जब आप शुरुआत करते हो, डॉक्यूमेंट बनाते हो, तो उस समय सिर्फ आप
वो स्टेट बता सकते हो जहाँ पर आपको अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चलाना है। पर जब कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा तो 30 दिन के अंदर अंदर आपको एग्जैक्ट एड्रेस भी बताना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है, थर्ड आता है ऑब्जेक्ट क्लोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस उद्देश्य के साथ कंपनी का गठन किया गया है। तो वो डिफाइन करता है कि वो पर्पस क्या है जिसके लिए हमने इस कंपनी को बनाया है, किस उद्देश्य के साथ मैंने ये कंपनी बनाई है। दवाई वाली कंपनी है तो हम क्या करना चाहते हैं, टेक्सटाइल की कंपनी है तो क्या हमारा उद्देश्य है, क्या हम एक्सपोर्ट के लिए बनाया है या हम क्या चाहते हैं। मतलब जो भी है आपको अपना उस कंपनी को अपना उद्देश्य बताना होता है जिस वजह से उसने कंपनी को फॉर्म किया है। ए कंपनी इज नॉट लीगली एंटाइटल्ड टू अंडरटेक एन एक्टिविटी विच इज बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टेटेड इन द क्लोज। आप कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर पाएगी कंपनी जो इस ऑब्जेक्ट क्लोज में ना लिखा हो। ऑब्जेक्ट के सब ऑब्जेक्ट हो सकते हैं कि आप एक उद्देश्य रखें और उसके सह उद्देश्य भी रख लें, तो ऑब्जेक्टिव और उनके सब ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। पर आप भविष्य में कंपनी जब तक जीवित रहेगी, आप जिस भी उद्देश्य के साथ उस कंपनी को बना रहे हैं वो सारे इसमें लिख दीजिए। अगर आप वो सारे इसमें नहीं लिखेंगे और फिर कोई ऐसी एक्टिविटी करना चाहेंगे तो वो आपको परमिशन उसकी नहीं है। तो आपको हर वो चीज़ जिसके लिए आपने इसको बनाया है इस कंपनी को यहाँ मेंशन करनी पड़ेगी। चौथा आता है लायबिलिटी क्लोज। लायबिलिटी आपको पता ही है कि कंपनी में लिमिटेड होती है, तो दिस क्लोज लिमिट द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर टू द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर ओन्ड बाय देम। लिमिटेड है, आपको पता है कि कहाँ तक लिमिटेड है, जहाँ तक आपने अनपेड किया है। अभी आपका शेयर जो है वो 10 रुपये का है और आपने अभी सिर्फ उसमें से 7 रुपीज़ पे किए हैं, तो आपकी लायबिलिटी जो बनती है वो सिर्फ अनपेड अमाउंट तक बनती है, जो कितना है 3। अगर आपने 10 का शेयर है और पूरे दे दिए हैं तो एज शेयर होल्डर आपकी कोई लायबिलिटी नहीं अराइज होती। ठीक है, तो अगर आप पूरा पैसा पे कर दोगे तो आपकी लायबिलिटी नहीं बनती। तो इसलिए लायबिलिटी क्लोज को भी बताना पड़ता है वहाँ पर। और लास्ट है हमारा कैपिटल क्लोज। आपको यहाँ पर ये भी बताना पड़ेगा कि अपने पूरे जीवन काल में कंपनी अपने पूरे जीवन काल में कितने शेयर पब्लिक को दे सकती है, जिसको हम कहते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। तो आपको ये भी बतानी होती है। दिस क्लोज स्पेसिफाई द मैक्सिमम कैपिटल विच द कंपनी will be authorized to raise through the issue of share. The company authorized share capital of the proposed company along with its division into the number of share having a fixed face value is specified in the clause. तो आप पूरे जीवन काल में कितने शेयर इशू कर सकते हैं वो आपको लिखने पड़ेंगे। मान लिया आपने रखा 1 लाख शेयर, सिर्फ आपको ये नहीं बताना कि 1 लाख शेयर, आपको ये भी बताना पड़ेगा कि एक शेयर की वैल्यू कितनी है। अगर वो आपने 10 रुपये रख दी तो इसका मतलब ये आपकी फेस वैल्यू है, जो आपको क्लियरली मेंशन वहाँ पर करना पड़ेगा। तो ये कहलाता है हमारा कैपिटल क्लोज, जिसमें ऑथोराइज शेयर कैपिटल कंपनी की फिक्स करनी पड़ती है विद नंबर ऑफ शेयर एंड उसकी फिक्स्ड फेस वैल्यू। The signatory to the memorandum of association state their intention to be associated with the company. तो जो साइन करेंगे इस पर वो डायरेक्टर वगैरह जो भी सिग्नेटरी हैं वो बताएंगे अपनी इंटेंशन के वो इस कंपनी से जुड़े हुए हैं। एंड गिव देयर अंडरटेकिंग टू सब्सक्राइब टू द शेयर मेंशन अगेंस्ट देयर नेम। जितने शेयर उनके नाम के सामने लिखे हैं या जितने उनको अलॉट किए हैं उनके लिए वो पैसा भी देंगे और अंडरटेकिंग देंगे कि हाँ ये शेयर मैंने खरीदे हैं। ठीक है। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मस्ट बी साइंड एट लीस्ट 7 पर्सन इन केस ऑफ ए पब्लिक कंपनी। आपने पढ़ा था कि कम से कम 7 लोग जो हैं वो पब्लिक कंपनी में साइन करेंगे
और जब प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं तो 2 लोग कम से कम उस डॉक्यूमेंट को साइन करेंगे। डायरेक्टर कम होते हैं, डायरेक्टर आप देखोगे तो पब्लिक में 3 होते हैं और प्राइवेट की बात की जाए तो 2। तो प्राइवेट में तो ये दोनों ही हैं, 2 ही डायरेक्टर हैं, 2 ही लोग साइन करेंगे। पर यहाँ 3 डायरेक्टर होते हैं, पर साइन कितनों को करना है? 7 को। तो आपको देखना है कि सिग्नेटरी की मिनिमम संख्या कितनी है जो साइन करेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर। ठीक है। अब इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी एज इट कंटेन द ऑब्जेक्टिव एंड द फॉलोइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑफ द फर्म। तो मैंने उन 5 चीज़ों को यहाँ एक साथ रख दिया है। तो ये कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है क्योंकि इसमें कंपनी के उद्देश्य लिखे हैं, साथ ही साथ कंपनी से रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो लिखी है। उसका नाम इसमें लिखा है, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस इसमें लिखा है, उसका उद्देश्य क्या है वो इसमें लिखा है, उसकी लाइबिलिटी की क्या क्लोजिंग है, क्या कंडीशन है वो लिखी है, और कैपिटल कैसे है, कितनी कैपिटल वो इशू कर सकते हैं, कितने शेयर हैं, और एक शेयर की फेस वैल्यू क्या है वो भी इसके अंदर लिखी है। ये होता है एक सैंपल मैंने आपके सामने रखा है जो एनसीईआरटी से ही लिया है मैंने। तो एनसीईआरटी की बुक के थ्रू ही मैंने आपके सामने ये प्रेजेंट किया है इस सैंपल में। तो इस सैंपल के थ्रू आप देख सकते हो कि वो सारे क्लोज किस तरीके से चलते हैं। सबसे पहले नेम है, सेकंड रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, थर्ड ऑब्जेक्ट क्या है। अब ये कितने ही पेज में हो सकता है, ये सिर्फ सैंपल है इसलिए यहीं पर ये आपको दिख रहा है। तो उसको अपने ऑब्जेक्ट लिखने पड़ेंगे और साथ ही साथ उसको सब ऑब्जेक्ट भी बताने पड़ेंगे। लाइबिलिटी बतानी पड़ेगी कि किस तरीके से लिमिटेड है, कितने अनपेड अमाउंट तक है। कैपिटल बतानी पड़ेगी कितने हैं, कितने शेयर में डिवाइडेड है, एक शेयर कितने का है वो लिखना पड़ेगा। और वो पर्सन सारे, अगला जो आता है वो सारे लोग होंगे जो उस पर साइन करेंगे। अगर प्राइवेट कंपनी की बात करें तो 2 लोग साइन करेंगे, पब्लिक कंपनी की बात करें तो 7 लोग साइन करेंगे। तो ये वो सिग्नेटरी होते हैं जो साइन करते हैं। ये वो है जब ओपीसी की बात होती है, मतलब कि 1 पर्सन कंपनी की, तो ये क्लोज आ जाता है उसके अंदर। तो वो व्यक्ति साइन भी करता है, सब कुछ करता है, क्योंकि 1 पर्सन में वो अकेला व्यक्ति होता है तो वो सारी जो है अंडरटेकिंग देता है और अपना नॉमिनी भी डिक्लेयर करता है कि ये मेरा नॉमिनी है, अगर मैं काम नहीं कर पाऊँ तो ये मेरा बिजनेस या मेरी ये कंपनी को देखेगा। तो 1 पर्सन कंपनी के लिए 7 और 8 पॉइंट है, बाकी नॉर्मल कंपनी के लिए, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के लिए ये पॉइंट। तो ये एक सैम्पल फॉर्मेट मैंने आपके सामने रखा कि एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कैसा दिखता है। और इसी के साथ आज की जो ये वाली वीडियो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से रिलेटेड, ये यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और बाकी जो डॉक्यूमेंट है जो उसको बनाने होते हैं वो स्टडी करेंगे। थैंक यू।